एक तो आलोक क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सर्वप्रथम हमारे लोकेश सर और जब दिल्ली में पदस्थ थे आदरणीय उमा भारती जी के ओएसडी थे, तब उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया था, वहाँ से आलोक का गठन किया था। क्योंकि जैसा अभी बताया पूर्व वक्ताओं ने कि हमारा जो संगठन है समाज का लोधी महासभा, उसको भी आजकल नाम दे दिया है हमने लोध महासभा अखिल भारतीय लोध महासभा। जैसे कि हमारा आलोक का नाम है अखिल भारतीय लोध कर्मचारी अधिकारी संगठन। तो वो इसलिए कि हमारा जो मुख्य जो संगठन है लोधी महासभा का, वहाँ पर क्या होता है कि टांग खिंचाई ज़्यादा होती है, राजनीति ज़्यादा होती है, और वहाँ पर हमारे जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं उनको उतना शायद मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए अलग से संगठन बनाया गया है। इसमें सभी प्रकार के आईएएस, आईआरएस और स्टेट लेवल के अधिकारी और इंजीनियर, डॉक्टर, सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। एक इस तरह से बौद्धिक संगठन इस कर्मचारी अधिकारियों का है लोधी समाज का। तो इसका शुरुआत में जब हमने गठन सर ने किया था, वो इसलिए किया था कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका संरक्षण करने के लिए हम काम करेंगे, हमारी आलोक संगठन। तो उसमें काम किया। उसके बाद में फिर ये लगा कि अकेले इससे नहीं, हमारे समाज में चूंकि अन्य कहीं से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि समाज का उत्थान हो, इसके लिए ये प्रयास प्रारंभ किया कि हम समाज का शैक्षणिक विकास और सामाजिक जो अन्य कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आलोक संगठन काम करे। तो इसमें अभी मैं ये स्थिति बता दूं कि वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश आलोक संगठन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और हमारे 52 जिलों में से 37 जिले इसमें कवर हो गए। 37 जिलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है। ये हमारे लिए और आलोक के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी आपके सभी के सहयोग से बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हमारी जिला इकाइयाँ और ब्लॉक इकाइयाँ कुछ रह गई हैं, जैसे अब यहाँ रह गई थी तो उसको हम आज कर रहे हैं शायद। इसके बाद में अशोकनगर ब्लॉक का विस्तार होना है, तो उसकी भी रूपरेखा आगे बनाएं, उसका भी एक दिन निर्धारित करके वो भी करें। और इसके बाद में इसमें एक और आगे की कड़ी है, ग्राम समिति बना रहे हैं, आलोक ग्राम समिति। उससे क्या होगा कि जहाँ भी हमारे समाज के लोग जिस गांव में निवास करेंगे उसमें हमारा कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा। तो उस गांव में जो समाज के अधिकारी कर्मचारी हैं उसमें कम से कम 5 हो, और 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे एक कर्मचारी है केवल, तो बाकी हम समाज के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में तत्पर है समाज की सेवा के लिए, उनको उसमें शामिल करेंगे आलोक प्रमोटर के नाम से, और उनको समिति में शामिल करेंगे। जिस गांव में मान लीजिए कोई एक भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है, उसमें हम पूरी समिति आलोक प्रमोटरों के माध्यम से, समाज के जो सेवक हैं उनके माध्यम से बना लेंगे। तो इसमें अब आज की तारीख की बात करें तो आज की तारीख में हमारा नवोदय अभियान जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है हमारे आलोक का, वो है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चंदेरी ब्लॉक में, अपने अशोकनगर जिले में, और विशेष रूप से यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो अभी किसी ने आदरणीय रमेश जी ने बताया था कि उन्होंने 6 फार्म भराए हैं, बाकी किसी ने कोई एक फार्म भरने की बात नहीं कही है। आलोक संगठन का नवोदय का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे समाज के जो 90% लोग जो है ना वो गांव में रहते हैं और खेती से जुड़े हुए हैं, और उनके पास संसाधन उतने नहीं है, क्योंकि जमीन तो हमारी उतनी ही है और हमारा परिवार बढ़ रहा है। मान लीजिए हमारे दादा के पास 100 बीघा थी, और उसके बाद में 2 भाई थे तो 50 हो गई। उसके बाद में हमारे पिताजी जो है ना 2 भाई थे, तो उसमें 25 रह गई। अब हम 3 भाई थे, 3 भाई हैं, तो 3 भाई में कितनी बची? 10 भी नहीं बच रही है। तो जमीन कम हो रही है और परिवार बढ़ रहा है। तो इसमें हम कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से। तो एक तो इसमें ये बात भी जोड़ना चाहूँगा कि हम कर भी रहे हैं खेती के साथ साथ
चाहे तो आपका व्यवसाय करें कोई सा भी, या फिर आप जो है ना इसमें सर्विस में आए, ये आवश्यक है। अन्यथा हमारी निरंतर स्थिति गड़बड़ाती जाएगी, हम निचले स्तर पर चले जाएंगे और मजदूरी की हालत हो जाएगी, ये पक्का है। आप खुद सोचेंगे इस बात को, आपके पास कितनी जमीन है, आपके 2 बच्चे होंगे, कितनी बचेंगी, फिर आप क्या करेंगे, तो ये करना है। तो जब हमारी स्थिति ये है तो हमें नवोदय स्कूल, नवोदय जो विद्यालय है जो 1985 में शायद राजीव गांधी जी के समय चालू हुआ था, वो एक वहाँ पर बच्चे रहते हैं और पूरा बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ पे CBSE के उसमें मिलती है और निःशुल्क रहती है। 8वीं तक निःशुल्क है, 8वीं के बाद में मामूली फीस लगती है, शायद 500 रुपये महीना है, क्या है तो 200-250 रुपये महीने केवल है 12वीं तक। और वो बहुत अच्छे स्तर की शिक्षा रहती है, उसमें आपके बच्चों के लिए स्वास्थ्य हो, खेलकूद हो, खाने पीने का हो, बहुत अच्छी वो रहती है। उस तरह की शिक्षा हम समझिए कि 50,000 या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के बाद भी वो नहीं मिलेगी। और उस बात के लिए हमारे केवल 10% व्यक्ति भी ऐसे, परिवार ही ऐसे सक्षम होंगे जो उस स्तर की शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। तो बाकी जो हमारे 90% परिवार हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय एक बहुत अमृत जैसा, मान लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें हम आगे आए, बार बार हम मैसेज करते हैं और मीटिंग भी करते हैं, लेकिन आप लोग मीटिंग में जुड़ते नहीं हैं कि उसमें किस तरह से हमें नवोदय में अभी 31 तारीख आखिरी है, उसमें जितने भी बच्चे हमारे समाज के हैं उन सभी बच्चों का फार्म हमें भरवाना है। अगर आपने फार्म भरवा दिया और निकल गए, बच्चों का चयन हो गया, तो उस बच्चे का भविष्य बनेगा, उस परिवार का भविष्य बनेगा, उस गांव का भी भविष्य बनेगा, उनके रिश्तेदारों का, विशेष रूप से समाज का क्यों? क्योंकि समाज, अगर वो बच्चा इतना कंपटीशन एग्जाम फाइट करके वो उसका चयन होता है तो निश्चित रूप से वो, अगर उसको मौका नहीं मिलता तो वहीं रह जाता और किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते और 12वीं के बाद में हो सकता है वो ना पढ़ता। वो इंटेलिजेंट है तो हो सकता है कि वो आगे कलेक्टर भी बन जाए। अगर कलेक्टर बन गया तो वल्लभ भवन में बैठेगा या किसी जिले में कलेक्टर बनेगा। जब कलेक्टर बनेगा तो हम, तो हमारे जिले में मान लीजिए अशोकनगर में कलेक्टर बन गया तो हम गदगद हो जाएंगे। और निश्चित रूप से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई समाज का ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जिसको समाज के प्रति संवेदना ना हो, समाज का काम करेगा। आप भले उससे कहिए या नहीं कहिए, मेरी तो मंशा ये रहती है कि मेरा यदि कोई सरपंच है, जब मैं इंजीनियर था, जनपद पंचायत में सब इंजीनियर था, तो कोई भी सरपंच जैसा था उसको घर जैसा, अपने जैसा, काम की क्वालिटी के बारे में मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ और जितना हो सकता है उतना हम करता हूँ। बाकी उनको पूरी सलाह हमने दी और पूरा, जब अपना कोई आदमी इतना सलाहकार होगा, हमें मूल्यांकन करना है तो उस हिसाब से हम उनको गाइड करते थे। और किसी भी मैं 19 साल कुरवाई में रहा हूँ, किसी भी समाज का जो सरपंच होगा, या 2 साल अशोकनगर में भी रहा हूँ, यहाँ भी आप किसी भी सरपंच से पूछ लीजिए, श्रीलाल जी भी यहाँ पर, और बैतूल में तो कोई था नहीं और गणेश में भी कोई नहीं था अपना, तो मेरा समाज के प्रति हमेशा समर्पण रहता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि नवोदय विद्यालय से आज की स्थिति में अगर हम वल्लभ भवन जाएंगे तो वल्लभ भवन में केवल एक हमारे जो अभी छतरपुर के कलेक्टर थे शैलेंद्र जी, केवल उनकी एक नेम प्लेट है और कोई IAS वहाँ पे हमारा नहीं है। एक IRS थी अपनी मैडम जो यहाँ पे इंदौर चली गई है, वो थी इसकी अपने राज्य सेवा थी। तो अगर मान लीजिए हम इस तरह से प्रयास करते रहे, आपने अगर प्रयास किया तो नवोदय के माध्यम से या अन्य मार्गदर्शन के माध्यम से अगर बच्चों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की तो कल का भविष्य ये होगा, जैसे कैलाश जी बता रहे थे कि हमारे वल्लभ भवन में कम से कम 10 IAS आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद बैठेंगे। इन्हीं सब अपेक्षाओं के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इसमें तत्पर रहें और अपने समाज का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम काम करें। इसके पश्चात में कुछ ऐसी चीज़ें, एक तो पहले ये बताएं, महाराष्ट्र में हमारा 28-29 को राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। 28 तारीख और 29 तारीख को दोनों दिन का फुल वहाँ पर अधिवेशन है। 500 व्यक्तियों के रुकने की व्यवस्था महाराष्ट्र के हमारे आरोग्य पदाधिकारियों ने की है। तो वहाँ पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अगर वो अधिवेशन में जाएंगे तो आपको तो आलोक के बारे में पूरा आपको ज्ञान होगा और क्या करना है, आपको एक उत्साह, एक चेतना जागृत होगी।
माचिस लगाने वाली बात जो है ना वो होगी। और आप जब आएंगे वहाँ से तो यहाँ पर बहुत अच्छा आप मनोबल के साथ में काम करेंगे। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ पर आएँ। वहाँ पर एक तो 24 प्रकार के तो आपके वहाँ पे वो है सम्मान है। उसमें एक सम्मान कवियों का भी सम्मान है, अच्छे वक्ता का सम्मान है, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान है, अच्छे जिले का सम्मान है, अच्छे प्रदेश का सम्मान है और बेस्ट महिला का सम्मान है, बेस्ट स्लोगन। इस तरह से 24 सम्मान है उसमें, ग्रुप में सब डले हुए भी हैं। तो इसमें इससे क्या इन सब चीज़ों से करने से प्रोत्साहन मिलता है। आगे मैं अब समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि समय के साथ साथ हमें खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज आपके यहाँ शादी है तो आपने छपा 1000 कार्ड, 1000 कार्ड को आपको बांटना है। तो पता चला कि आपको 1 महीना उस कार्ड को बांटने में, उन कार्डों को बांटने में लगेगा। फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। उसमें 3 नुकसान है आपके। एक तो आप जाएंगे, आपका समय नष्ट होगा। दूसरा, आप सड़क पर चलेंगे, आपको कई दुर्घटनाएं होती हैं, वो दुर्घटनाओं से बचेंगे। तीसरा, आपका जब जाएंगे तो आपका पेट्रोल भी खर्च होगा, गाड़ी टूट भी होगी तो वो भी होगा। तो मेरा कहना ये है कि आप कार्ड उतने छपवाएं जो आपके लोकल के एरिया के हैं केवल, और बाकी बाहर के जो कार्ड है उन कार्डों को आप PDF ले लें और PDF के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्ति को भेज दें। और व्यक्ति को भेजने के बाद उसको फोन पर बात जरूर करें कि हमने आपको कार्ड भेजा है, आप सादर आमंत्रित हैं, कर दीजिए। मुझे अगर कोई कार्ड इस तरह का देता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो वो व्यक्ति मेरे पास नहीं आया, हो सकता वो आता और मैं नहीं मिल पाता, या आता भी तो मेरा समय भी मान लीजिए कि वो होता। तो इसको आप अपना इस चीज़ को। धन्यवाद दर्शकों, अब मिलते हैं अगली खबरों में।